सितंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का एक मैप दिखाया। उस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि पैलेस्टीन के रीजन्स वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम को भी इजराइल का हिस्सा दिखाया गया था। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप था या फिर एक हिडन मैसेज? और बस यही से शुरू हुई एक बड़ी कंट्रोवर्सी। Spiritual mission to build a greater Israel. To create a greater Israel. The Greater Israel. Israel's expansionist project. Establishment of Greater Israel. जिसके बाद नेतन्याहू को काफी क्रिटिसाइज किया गया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने तुरंत सवाल उठाया, क्या नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहा है? लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ग्रेटर इजराइल है क्या? और अभी वार के दौरान ग्रेटर इजराइल का मुद्दा क्यों इतनी चर्चा में है? क्या इसी वजह से मिडिल ईस्ट में इतनी सालों से लेकर कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का एजेंडा क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। देखिए, इस पूरे मुद्दे के पीछे हजारों साल पुरानी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी है। जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के तीनों ही प्रॉफेट अब्राहम को मानते हैं। कहा जाता है कि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, तुम्हारे वंशज यानी डिसेंडेंट्स को मैं ये जमीन देता हूँ, नाइल से लेकर यूफ्राट्स तक। इसी को जूइस अपना प्रॉमिस लैंड मानते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब्राहम के दो बेटे थे, आइजैक और इस्माइल। जूइस और ईसाई खुद को आइजैक के लिनेज मानते हैं और मुस्लिम्स इस्माइल के। तो सवाल ये है, अगर ये जमीन अब्राहम के बच्चों की है तो इसमें हक किसका हुआ? इस सवाल का जवाब ही कहीं ना कहीं आगे चलकर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। Fighting between Arabs and Jews was a commonplace occurrence and there were many casualties on both sides. साल 1990 को जेनीवा में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक मीटिंग में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासर अराफात एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए उन्हें दावा किया कि इजराइल के 10 अगोरोट के सिक्के पर जो मैप है वो आज का इजराइल का नहीं, एक एक्सपेंशनिस्ट मैप है। बाद में इसको काउंटर करते हुए इजराइल के ऑफिशियल कहते हैं कि ये सिक्का 4th सेंचुरी बीसी पुरानी जूइश सिक्का का रेप्लिका है। फिर उन्होंने कहा कि इजराइल के फ्लैग में जो दो ब्लू स्ट्रिप्स है वो दो नदियों को रिप्रेजेंट करता है, नाइल और यूफ्राट्स। मतलब इजराइल का टारगेट है दो नदियों के बीच का पूरा इलाका कब्जाना, और वही इजराइल सोल्जर्स का ये बेज जो ग्रेटर इजराइल को सिंबलाइज करता है। 25 सितंबर 2024 को इजराइल के लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर द जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो मार्क फिश द्वारा लिखा गया था, जो काफी वायरल हुआ। आर्टिकल का टाइटल था इज लेबनान पार्ट ऑफ इजराइल्स प्रॉमिस्ड टेरिटरी। इस आर्टिकल में ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए लेबनान को प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा बताया गया। ग्रेटर इजराइल की ओरिजिन, इसका सिंबॉलिक और स्पिरिचुअल मीनिंग से लेकर जियोग्राफिकल क्लेम्स तक सब कुछ डिस्कस किया गया था, जिस पर काफी विवाद हुआ बाद में। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो लेबनान में इजराइल के मिलिट्री एक्शन के बाद ग्रेटर इजराइल का ये टॉपिक और ज्यादा स्पॉटलाइट में आ गया। जो आर्टिकल पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उस पर लोग भारी क्रिटिसाइज किया, जिसके चलते बाद में द जेरूसलम पोस्ट ने इस आर्टिकल को अपने वेबसाइट से डिलीट करना पड़ा। ये आइडिया सिर्फ उन एक्सट्रीमिस्ट इजरायली लोगों तक लिमिटेड नहीं रहा जो लेबनान में जूइश सेटलमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बल्कि इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इंस्पायर किया जिसे इजरायली सेटलमेंट मूवमेंट इन साउथ लेबनान के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने लेबनान में पॉसिबल जूइश सेटलमेंट के लोकेशन का एक मैप भी पोस्ट किया। उस मैप में सभी अरेबिक नामों की जगह हिब्रूई नामों का इस्तेमाल किया गया था, जो इस पूरे नैरेटिव को और भी कंट्रोवर्शियल बना देता है। खासतौर पर जब से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सट्रीमिस्ट जायोनिस्ट पार्टीज के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई है, तब से ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम डिस्कशन में ज्यादा आने लगा। इस आर्टिकल का कोर समरी वो ये है कि जूइश रिलीजियस टेक्स्ट तोरा के अलग अलग हिस्सों में जूइश के लिए जिस प्रॉमिस लैंड का जिक्र किया गया था वही असल में ग्रेटर इजराइल माना जाता है। ये टेरिटरी नाइल रिवर से लेकर यूफ्राट्स तक यानी मॉडर्न डे इराक तक एक्सटेंड करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जायोनिस्ट मूवमेंट शुरू होने के टाइम से ही ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा था। जायोनिस्ट मूवमेंट असल में यूरोपियन जूइस का एक मूवमेंट था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोप से जूइस को पैलेस्टीन लाकर वहां एक इंडिपेंडेंट जूइस स्टेट एस्टेब्लिश करना।
देखिए, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट का सबसे पहला जिक्र मिलता है थियोडर हर्जल के डायरी में, जो 1896 में लिखी गई थी, जिसमें हर्जल ने एक फ्यूचर जूइश स्टेट के लिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का जिक्र किया था, क्योंकि उस समय थियोडर हर्जल ने देखा कि यूरोप में जूइश बिल्कुल सेफ नहीं है, हर जगह जूइश के खिलाफ नफरत था, एंटीसेमिटिज्म अपने पीक पर था, यहाँ तक कि 6 मिलियन जूइश को मार दिया जाता है नाजी रूलर हिटलर द्वारा। उससे काफी पहले ही हर्जल को समझ आ गया था कि जब तक जूइश का अपना एक देश नहीं होगा, तब तक जूइश कहीं भी सिक्योर नहीं होंगे। उन्होंने रिलीजियन को पॉलिटिक्स से जोड़ा और जायोनिस्ट की नींव रखी। उनका मिशन था दुनिया भर के जूइश को वापस उनकी हॉली लैंड पर ले आना और वहां एक सेफ सॉवरेन होमलैंड एस्टेब्लिश करना। उन्होंने कहा था कि ये रीजन इजिप्ट के रिवर से लेकर यूफ्राट्स तक एक्सटेंड करेगा। ये सिर्फ एक मैप या टेरिटरी का बात नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन था। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे वक्त के साथ ये एरिया धीरे धीरे एक अरब मेजोरिटी रीजन से बदलकर एक जूइश मेजोरिटी रीजन बन सकता है। उनका ये विजन आज सच होता दिखाई दे रहा है। उस वक्त दुनिया का जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली रीशेप हो रहा था और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, वार में हार चुके ऑटोमन एम्पायर और जर्मन एम्पायर के टेरिटरीज को डिवाइड करने को लेकर काफी इंटेंस नेगोशिएशन चलता है। वही वार को जीतने वाले कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रीजन किसके कंट्रोल में आएगा। इस डिवीजन के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने जो एरियाज गंवाया था, उनमें लेवांत एरिया भी शामिल था। लेवांत असल में हजारों साल पुरानी अरब सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल हब रहा है। 15th सेंचुरी के बाद ये पूरा रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था। यहाँ प्रीडोमिनेंटली अरब पॉपुलेशन रहते थे, लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का पतन हुआ तो अरब लोगों के अंदर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट हुकूमत का सपना जाग उठा था। मगर इस मौका का फायदा उठाकर ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे अरब वर्ल्ड को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से आपस में बांट लिया। अब समझिए कैसे। असल में ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब वर्ल्ड को जिस तरह डिवाइड किया, वो कुछ इस तरह था जैसे कोई बच्चा ड्राइंग बना रहा हो और बस अपनी मन मर्जी से लाइन खींच रहा हो। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कंट्रीज की बाउंड्रीज को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ कर दिया। आज हम मिडिल ईस्ट का जो मॉडर्न मैप देखते हैं, उसे 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर लंदन में बैठकर डिसाइड कर लिया था, वो भी अरब लोगों को बताए बिना। इसे साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जहां दो डिप्लोमेट्स मार्क साइक्स और फ्रेंचेस जॉर्ज पिकोट ने लिटरली पेंसिल और रूलर से अपनी मनमर्जी से मैप का लाइंस खींचकर डिसाइड कर दिया था कि कौन सा बाउंड्रीज कहाँ होगी। इसमें माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर यूरोपियन पावर्स ने बहुत ही चालाकी से पूरी रीजन को रिलीजियस और एथनिक डिवीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। असल में इंपीरियल पावर्स चाहते हैं मिडिल ईस्ट हमेशा अनस्टेबल बना रहे। आप शायद जानते होंगे कॉलोनियल पावर्स का एक बेसिक प्रिंसिपल था डिवाइड एंड रूल का। हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि जहां भी ब्रिटिशर्स रूल किया, वहां इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अरब्स के बीच जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स और डिवीजन थोपे गए, वही आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे बड़ा कारण बना। खैर 1917 की बेलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन में जूइश की होमलैंड एस्टेब्लिश करने में जूइश को सपोर्ट करते हैं और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जायनिस्ट लीडर को सौंप देते हैं, जिसके चलते 1919 की पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में पहली बार जायनिस्ट ने ग्रेटर इजराइल का मैप ऑफिशियली प्रेजेंट किया था, जिसमें फ्यूचर जूइश स्टेट की बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश की थी। उस समय के जायनिस्ट लीडर डेविड बेन गुरियन ने इस विजन को एक्टिवली रिप्रेजेंट किया। ये वही शख्स था जो बाद में इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रपोज मैप था, उसमें सिर्फ पैलेस्टीन ही नहीं बल्कि ईस्ट बैंक यानी जॉर्डन रिवर के इस साइड, साउथ लेबनान का कुछ हिस्सा और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला तक इंक्लूड किया गया था। हालांकि उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस ने इस एक्सपेंडेड मैप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस पर एक लंबी डिबेट शुरू हुआ फ्यूचर जूइश स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर। फिर 1931 के जायनिस्ट कांग्रेस में एक और क्रूशियल सवाल उठता है, क्या ट्रांस जॉर्डन को फ्यूचर जूइश स्टेट का हिस्सा होना चाहिए? ये सवाल उठाया जीफ जावेंस्की ने, जो एक प्रोमिनेंट राइट विंग जायनिस्ट लीडर थे। उनका मानना था कि ये सिर्फ जमीन का इशू नहीं बल्कि जायनिस्ट मूवमेंट का
एक लॉन्ग टर्म विजन और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। और ये बात आज भी रिलेवेंट है क्योंकि जैबोटिन्स्की की आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस मॉडर्न इजरायली पॉलिटिक्स में क्लियरली देखा जा सकता है। 1923 में जीव जैबोटिन्स्की ने एक फेमस एसे पब्लिश किया था द आयरन वॉल नाम से। उस दौरान जॉर्डन रिवर के किनारे जूइश सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन को लेकर काफी टेंशन चल रहे थे। ब्रिटिश सेक्रेटरी विंस्टन चर्चिल, जो बाद में यूनाइटेड किंगडम के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इस एक्सपेंशन को लेकर रोक लगाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जैबोटिन्स्की ने अपना एसे में एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया। उनका कहना था कि पैलेस्टीनियंस कभी भी वॉलंटरीली जूइश सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि यूरोपियन हिस्ट्री में कहीं भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलता जहां किसी लोकल पॉपुलेशन ने खुद से कॉलोनियल रूल को अपना मर्जी से एक्सेप्ट किया हो। जैबोटिन्स्की के हिसाब से एक जूइश स्टेट बनाना तब पॉसिबल है जब जूइश सेटलर्स एक आयरन वॉल क्रिएट करेंगे, एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे लोकल पॉपुलेशन तोड़ ना पाए और जिसके सामने उन्हें इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये आइडिया सिर्फ एक मेटाफोर नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता था, जिसके चलते 1948 में इजराइल अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल कभी भी अपना फाइनल और परमानेंट बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। पिछले लगभग 70 सालों में इजराइल की बाउंड्रीज कई बार चेंज हुआ, कभी वार के जरिए, कभी ऑक्यूपेशन के जरिए और कभी टेरिटोरियल कंट्रोल के एक्सपेंशन के जरिए। इसी वजह से मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी इतना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहां बॉर्डर सिर्फ लाइंस नहीं बल्कि ऑनगोइंग पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स का हिस्सा है। इजराइल के इंडिपेंडेंस के बाद इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच टेंशंस काफी बढ़ गया। इनके बीच फुल स्केल वॉर हुआ जिसमें अरब कंट्रीज का डिफीट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला, जहां लार्ज स्केल पर पैलेस्टीनियंस को उनकी जमीन से हटा दिया और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसी को देखते हुए 1967 में फिर से इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर को लेकर नैरेटिव्स आज भी डिवाइडेड हैं। एक तरफ इजरायली नैरेटिव ये कहते हैं कि अरब कंट्रीज ने बिना किसी जस्टिफिकेशन के इजराइल पर अटैक किया क्योंकि वो जूइश स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इजराइल ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इजराइल ने खुद ही टेंशंस को एस्केलेट किया और वॉर के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया। ये भी क्लेम किया जाता है कि सेल्फ डिफेंस का जस्टिफिकेशन देते हुए अरब अटैक से पहले ही इजराइल ने प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इजराइल मिलिट्री मैथी पैलेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जून 1967 में अरब के हाथों एक और हॉलोकास्ट या जेनोसाइड होने का डर झूठी तरह से फैलाया गया था और ये कहा गया था कि इजराइल अपनी सर्वाइवल के लिए वॉर लड़ रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ था। बल्कि 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने पूरा वेस्ट बैंक गाजा, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स इजराइल अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद इजराइल का साइज लगभग डबल हो गया। बाद में यूएन के प्रेशर के चलते इजराइल को सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट को वापस करना पड़ा, लेकिन गोलन हाइट्स को देने से इजराइल साफ इनकार कर दिया। आज भी गोलन हाइट्स का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है। इस टाइम तक इजराइल एक और बड़ा अटैक करता है 1982 में लेबनान पर अटैक। ये पैलेस्टीन के बाहर किसी दूसरी कंट्री पर इजराइल का पहला बड़ा मिलिट्री अटैक था। हालांकि लेबनान पर अटैक से पहले ही वहां चल रहे सिविल वॉर में इजराइल क्रिश्चियंस ग्रुप्स को पैलेस्टीन लिबरेशन फोर्स के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में यूज कर रहा था, जिसके जरिए इजराइल सबरा और सतीला रिफ्यूजीज कैंप्स में मास किलिंग करवाई, जहां सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ही लगभग 3000 पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजीज को मार दिया गया। इसी दौरान 1982 में एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है, ए स्ट्रेटेजी फॉर इजराइल इन द 1980s, जो ओडेट यूनन ने लिखा था, जो हिब्रू जर्नल डायरेक्शन में पब्लिश हुआ था, जिसे वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जाता है। ओडेट यूनन एक इजरायली डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट थे, जो एरियल शेरो के एडवाइजर भी रह चुके थे।
यूएन इस डॉक्यूमेंट में कहते हैं इजराइल को मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बने रहने के लिए आसपास के अरब कंट्रीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। देखिए, उस वक्त मिडिल ईस्ट में रीजनल और एथनिक ग्रुप्स को लेकर ऑलरेडी काफी टेंशन चलता है। इजराइल चाहता है कि अरब देश धर्म और जाति के आधार पर डिवाइड हो जाए, जैसे सुन्नी, शिया, कुर्दिश और क्रिश्चियंस। जैसे इराक में सुन्नी, शिया और कुर्दिश को 3 हिस्सों में तोड़ना, सीरिया को लेबनान की तरह सेक्टेरियन स्टेट्स में बांटना, इजिप्ट को फिर से कमजोर करके वहां क्रिश्चियंस और मुस्लिम स्टेट में डिवाइड करना और जॉर्डन के मोनार्की को खत्म करके वहां पैलेस्टीनियंस को बसा देना। और जब ये कंट्रीज टूटकर कमजोर हो जाएगा तब इजराइल रीजनल पावर बन सकता है, जिससे इजराइल अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकेगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का स्ट्रेटेजिक आउटलुक भी उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में काफी हद तक इसी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता हुआ देखा गया है। 2002 में नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए इराक पर अटैक के लिए जोर दिया था, लेकिन जब इराक वार हुआ तो वहां ऐसे किसी भी वेपन्स का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। यूएस के ऑक्यूपेशन ने इराक को एक सेक्टेरियन सिविल वॉर में ढकेल दिया, जहां शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच के डिविजन्स को बहुत ही कैलकुलेट तरीके से यूज किया गया। सीरिया के केस में इजराइल ने पब्लिकली न्यूट्रल रहने की बात कही, लेकिन बाद में ये भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सुन्नी रेबल्स को वेपन सप्लाई किया था। साथ ही ईरान पर मल्टीपल टाइम ड्रोन अटैक और साइबर अटैक भी किया जाता है। आज के दिन मिडिल ईस्ट की वार की वजह कहीं ना कहीं इजराइल का सीक्रेट मास्टर प्लान शामिल है, जो अपने ग्रेटर इजराइल विजन को सीक्रेटली पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, पावर ही सिक्योरिटी की गारंटी है। इजराइल के लिए ग्रेटर इजराइल एक सपना हो सकता है और अरब देशों के लिए एक डर, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट का ये नक्शा अभी और बदलेगा। आपको क्या लगता है, क्या रिलीजन का सहारा लेकर बॉर्डर्स बदलना सही है या फिर ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? कमेंट में जरूर बताइए। इससे जुड़े वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।